देखिए, पहले का क्या था कि हम लोगों ने ग्राउंड ले रखा था, बगल में परेड ग्राउंड है, लेके रखा था, वहाँ जाते थे बच्चों को ट्रेनिंग कराने। उससे पहले एनसीसी 17 यूपी बटालियन हमारे यहाँ एक एग्जीक्यूटिव अफसर एके सिंह सर है। तो जो अधिशासी अधिकारी रहे एनसीसी टू यूपी आरटी, लेकिन उनका जो रिटायरमेंट हुआ तो वो प्रॉपर यहाँ आ गए। हमारे यहाँ जितने भी हैं सर सिविलियंस बहुत कम, नॉन सिविलियंस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो ऑफिसर्स ही हैंडल करते हैं और ऑफिसर्स परमानेंट बैठते हैं, बच्चों से भी डील करते थे, गार्जियन को भी समझाना बताना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस बीच ग्राउंड की जो आवश्यकता हो, तो कुछ दिन तो 17 यूपी बटालियन में बच्चों को एनएसजी कमांडो मनोज चंद जी प्रॉपर ट्रेनिंग देते थे। उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ी तो फिर कुछ दिन मदन मोहन मौलवी में। देखिए, पहले का क्या था कि हम लोगों ने ग्राउंड ले रखा था, बगल में परेड ग्राउंड है, लेके रखा था, वहाँ जाते थे बच्चों को ट्रेनिंग कराने। उससे पहले एनसीसी 17 यूपी बटालियन हमारे यहाँ एक एग्जीक्यूटिव अफसर एके सिंह सर है। तो जो अधिशासी अधिकारी रहे एनसीसी टू यूपी आरटी, लेकिन उनका जो रिटायरमेंट हुआ तो वो प्रॉपर यहाँ आ गए। हमारे यहाँ जितने भी हैं सर सिविलियंस बहुत कम, नॉन सिविलियंस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो ऑफिसर्स ही हैंडल करते हैं और ऑफिसर्स परमानेंट बैठते हैं, बच्चों से भी डील करते थे, गार्जियन को भी समझाना बताना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस बीच ग्राउंड की जो आवश्यकता हो, तो कुछ दिन तो 17 यूपी बटालियन में बच्चों को एनएसजी कमांडो मनोज चंद जी प्रॉपर ट्रेनिंग देते थे। उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ी तो फिर कुछ दिन मदन मोहन मौलवी में गए, फिर कोरोना लग गया, फिर वो बंद हो गया, फिर पैसे का अभाव और वो समस्या रहती थी। फिर ये था कि यार फ्री ग्राउंड देखते हैं, ऐसा करते हैं कि संगम में एक ग्राउंड है, परेड ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, फिर हम लोग वहाँ कराते थे। जब फिर उसके लिए एक ट्रेनर भी हायर करना, एक सूबेदार भी हायर करना, वो प्रॉपर बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग देना। अब सेना में आपने जैसा पूछा कि बहुत बड़ा रोल होता है सर फिजिकल का, पीएफटी का, फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, जिसमें 1600 मीटर की रेस भी बच्चों को कंप्लीट करनी पड़ती है, गड्ढा भी कूदना होता है, बीम भी चूमनी होती है, तो सबका एक क्राइटेरिया है। उसके अलावा बच्चों का नौकनी, फ्लैट फीट, ये चेक करना कि हाथ टेढ़ा नहीं है, पैर तो टेढ़ा नहीं है, ऐसे भगा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि फ्लैट फीट होगी, आपका पाँव पूरा बराबर रख जाता हो ऊँट की तरह, हाथी की तरह, तो वो भी इसको भी देखना, उसको भी सही कराना, एक बड़ा चैलेंज होता है सर। और इवन ये नहीं, ये चैलेंज तो नहीं है, चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि सर वो 12वीं के बाद बच्चा आता है, और जो 12वीं के बाद बच्चा आता है वो अपने हाथ से एक गिलास पानी तक उठा के नहीं पीता, क्योंकि वो मम्मी और दीदी के प्यार में बड़ा होता है और पला होता है उसमें। तो ये एक समस्या रहती है और उन बच्चों को धीरे धीरे करके हम उसको एक शेप में लाते हैं, तैयार करते हैं और उसको मजबूत बनाते हैं। मजबूत बनाने के साथ साथ हमारा एक मेन उद्देश्य होता है सर उस बच्चे को एक बेहतर इंसान भी बनाना। बेहतर इंसान बनाने के लिए उसके खाने से लेके, उसके पहनने से लेके, उसके हेयर कटिंग से लेके, नाखून से लेके बहुत सारी चीज़ों को हमको बदलना पड़ता है सर। लेकिन कुछ में गार्जियन भी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ में बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अगर हम गुस्सा हो जाएंगे तो जो फौज का सपना लेकर आते हैं ना सर बच्चे, वो पूरा नहीं होगा। तो ये रहता है सर कि फिजिकल ट्रेनिंग को लेके बड़ा टाइट होना पड़ता है। और अब हमारे पास एक सीएमपी डिग्री कॉलेज का नाम आपने सुना होगा, उसका ग्राउंड हमने लीज पे ले लिया है और प्रॉपर अब हम जो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती है प्रॉपर वहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पर हमने बच्चों को पूरा आर्मी कमांडो के तरीके से हमने वहाँ पर टास्क बना रखे हैं, सारी चीज़ बना रखा है। उसके बाद एक जीटीओ ग्राउंड हमारा सिविल लाइंस में 2.5 एकड़ में हमने सिविल लाइंस में बना रखा है, इलाहाबाद सिविल लाइंस में, और जो कि जीटीओ ग्राउंड है और वो ऑल ओवर इंडिया में सर एक ही दो लोग के पास इतना बड़ा जीटीओ ग्राउंड होगा। और जीटीओ हमारे जो कर्नल साहब हैं वो एक जीटीओ अफसर भी रहे, उन्होंने एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसको तैयार किया है, बनाया है। और जीटीओ अफसर तो इलाहाबाद में कोई नहीं है, तो उन्होंने उस हिसाब से उसको तैयार किया, अच्छा बनाया। ट्रेनिंग वहाँ भी होती है और सीएमपी डिग्री कॉलेज में भी होती है। ये दिनचर्या होता है कि सुबह 5 बजे मैं खुद पहुँच जाता हूँ, ताकि मेरे जाने से बच्चे एक अलग सा प्यार अनुभव करते हैं और लगाव बच्चों का रहता है, वो प्रॉपर आते हैं जितेंद्र सर आएंगे तो हम चलेंगे, तो ये रहता है। तो फिर मैं प्रॉपर वहाँ पर जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने एक लंबी दूरी तय किया है, जब से आपने शुरुआत किया है तब से लेकर आज तक एक लंबा सफर रहा। और जैसा कि आप बता रहे थे कि लॉकडाउन हटने के बाद आपने काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ किया है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली आपको। तो अभी सर आप क्या देख रहे हैं आने वाले समय में, अगर बात की जाए संस्थान की, तो इस संस्थान कहाँ ले जाना चाहते हैं? देखिए, संस्थान को ले जाने की बात तो मैं करूँगा ही, लेकिन उससे पहले एक समस्या है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे लॉकडाउन लगा तो 2 लॉकडाउन को बच्चों ने झेला, जिसमें बच्चों ने जो 10th में थे उन्होंने 11th पढ़ा और वो प्रमोट होके 12th भी पास हो गए।
तो इस दौरान हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि उन बच्चों को पढ़ाया कैसे, बड़ा बेसिक कमजोर होता है। गार्जियंस क्या कहते हैं 6 मंथ का एडमिशन ले लो, बच्चे पैसा बचाने के चक्कर में कुछ 1 साल के लिए लेते हैं, कुछ 2 साल के लिए लेते हैं 10th वाले। अब उनको पढ़ाना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, ABCD से स्टार्ट करना, ये सिचुएशन होती है। बच्चे बहुत कमजोर हो गए सर कोविड के बाद, क्योंकि स्कूल्स भी बंद, कॉलेज भी बंद, सब कुछ बंद है, तो उनको उस हिसाब से स्ट्रगल भी करना पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है। तो वो करते गए हम लोग, करते करते फिर एक बेहतर चीजें हुई, बेहतर किया गया। अब आपका ये प्रश्न है कि संस्थान को हम ले जाना कहाँ तक चाहते हैं, तो सर हम इस संस्थान को केवल प्रयागराज में रखना चाहते हैं। और रखने का तात्पर्य ये है कि जैसे कोटा जाना जाता है एक इंजीनियरिंग हब के लिए, एक डॉक्टर हब के लिए जी, वैसे ही मैं जितेंद्र शर्मा इस एकेडमी को डिफेंस के लिए तैयार कर रहा हूँ। और ये एकेडमी पूरी तरह से दृढ़ निश्चित है कि डिफेंस के लिए ही सर्वप्रथम और सबसे पहले जाने जाने वाली एकेडमी में इसको साबित करूंगा। और मेरा केवल एक ही उद्देश्य है सर, मैं ये चाहता हूं कि सेना का हर 11वां बच्चा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का पढ़ा हो। यही सपना है मेरा। और जब मैं चाहता हूं कि मैं सेना की किसी भी टुकड़ी में जाऊं ना, तो एक सल्यूट, एक सलाम, एक प्यार उनका बरकरार रहना चाहिए कि सर है मेरे, ये रिस्पेक्ट प्रॉपर बना रहना चाहिए, वही सम्मान वही चाहिए सर। और आपको पता है शिक्षा जगत में हम लोग को सिर्फ एक चीज मिलती है सर, प्यार और सम्मान। जहां भी जाते हैं ना सर झुकता है, सर प्रणाम। तो वो जो मिलता है ना सर, वो सम्मान वो सबसे अलग है। उसमें फिर पैसे की कोई अनुभूति नहीं होती है। ये नहीं होता कि बच्चा 30,000 दिया है, बच्चा 10,000 दिया है, बच्चा गरीब भी। आज हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके माता जी नहीं है, पिताजी नहीं है, बच्चे के पास पैसा नहीं पढ़ पा रहा है, हम उसको पढ़ाते हैं सर, फ्री में पढ़ाते हैं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि उनको भी पढ़ाते हैं। इवन एक सर्विसमैन थे, एक दादाजी थे, वो कोविड के समय में अपने बच्चे को लेके आए, मना किया जा रहा था कि सर मत आइए, लेकिन उनका हौसला देखिए कि उनको नहीं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में एडमिशन कराना है। उस हौसले को लेके वो इलाहाबाद शहर में आए, बिहार से इलाहाबाद शहर का उन्होंने सफर तय किया। और इत्तेफाक देखिए मैं उनको रिसीव करने के लिए सर गया, चौकी जंक्शन गया, इलाहाबाद में है। तो जब गया तो वहाँ से उनको लेकर आया, थोड़ी सी उनकी तबीयत नासूर हुई, और जब नासूर हुई तो उनको लेकर मैं आया, बैठाया, दवा खाया, सही हो गए। उन्होंने कर्नल साहब से बात की प्रॉपर, बहुत खुश हुए सर। अरे अब तो एक अधिकारी मिल गया, बच्चे का हमारा नाथ पोते का सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी पा जाएगा, अच्छी जगह आ गया है। तो ये सारी चीजें जब हुई तो ये था कि दादाजी आप आज रुकिए। मेरा थोड़ा सा अलग सा एक टच रहता है गार्जियंस के साथ, बच्चों के साथ। तो ये था कि दादाजी आज आप रुकिए, अच्छा लगे। तो वो हॉस्टल में बच्चे को अपने पोते को शिफ्ट किए और हॉस्टल गए। बच्चों को भी वहाँ जो और बच्चे रह रहे थे उनको बड़ा अच्छा लगा। अरे सिविलियन नहीं है, एक सर्विसमैन है, आर्मी वाले, बहुत अच्छा लग रहा है उनसे बात करके सर, अच्छा लगता है। मैंने तो दादाजी ने बोला नहीं बेटा, रिजर्वेशन हो गया है सर, और ऐसा करते हैं कि फिर कभी आएंगे, अच्छा लगेगा। हमने कहा ठीक है चलिए हम छोड़ देते हैं। रात का 8 बजे का समय था सर, मैं उनको छोड़ने गया। जब छोड़ने गया तो ये था कि बहुत पहले चौकी जंक्शन गया था, तो मुझे लगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 नीचे ही होगा, जैसे हम चढ़ते पहले वहां पर हुआ करता था। फिर जब अचानक ट्रेन आने का समय हुआ तो देखा तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 वहाँ था ही नहीं। फिर ये था कि पुल से ऊपर जाना और नीचे उतर कर फिर पकड़ना है। उनको किसी तरह लेके गया और बहुत मतलब फिट थे, ऐसे बहुत काफी दिन बाद उनकी तबीयत नासूर हुई थी थोड़ा सा। तो जैसे वहाँ गया तो कोरोना का समय, मैंने आपको बताया कि कोरोना काल का टाइम था सर वो, और उनकी थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया उसी बीच में। तो जिससे पुल से उतरे उनको बैठाया, पानी उन्हें पिलाया, सोचा थोड़ा सही नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने यहाँ पर छाती पे हाथ रखा और थोड़ा सा सांस ज्यादा तेज लेने लगे और पोता उनको घबरा गया और मैं भी घबरा गया। वो मेरे जिंदगी का सबसे बुरा पल था सर। और मैं उनको पकड़ता रह गया और वो बच्चा मेरा पैर पकड़ लिया सर, दादाजी को बचाइए, दादाजी को बचाइए। अब उसके आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं। दादाजी को मैंने लिटाया, वहां पर लिटाने के बाद दादाजी उससे नीचे गिर गए। मेरे लिए बड़ा टफ था, कोई भी पब्लिक हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थी सर। फिर मैं दौड़ के गया वहाँ, टीटी को बोला, अजीब सा उनको डांटा भी, तो उन्होंने एक चेयर दिया, कोई सपोर्ट करने की मदद करने के लिए तैयार नहीं था, उन्होंने दिया उनको। दादाजी को आया, बैठाया 2-4, फिर गार्ड उठाए, पुलिस वाले आए, उन्होंने उनको बैठाया। और वो बच्चा मेरा बस पैर पकड़ के रोता रहा कि दादाजी को बचा लीजिए, दादाजी को बचा लीजिए। लेकिन ये सिचुएशन मेरे लिए सर बड़ी चैलेंजिंग थी। जैसे ही मैंने उनको बताया, बैठाया उनके व्हील चेयर में, और मेरा हाथ, मैंने उनका हाथ पकड़ रखा था और उनका हाथ वैसे ही सर ढीला हो गया। मैं समझ गया कि दादाजी नहीं रहे। और ये मेरे लिए सर, मैंने फिर से कहा कि बहुत बुरा वक्त था ये मेरे लिए। और फिर जब उनको लेके मैं भागा, दूसरे की कार लेके गया था, उनको छोड़ने के लिए भागा और एक हॉस्पिटल में लेके गया। उन्होंने कहा कि दूसरे हॉस्पिटल हार्ट केयर लेके जाइए। वहाँ लेके आया तो बगल में हमारी एकेडमी के बगल में हॉस्पिटल, उनके ओनर से बात हुई सर देखिए। तो उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया बाहर, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि सर ये आधा घंटे पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। तो आधा घंटा पहले जैसे उन्होंने कहा कि डेथ हो गई तो मेरा दिल धक से रह गया सर, मेरी हालत खराब हो चुकी थी पूरी तरीके से। और बच्चा रोता रहा, सर कुछ करिए सर, कुछ करिए, मुंह में मुंह लगा के फूकना,
मेरा डर खत्म हो चुका था सर कि कोरोना भी कुछ होता है। मैंने मुंह से मुंह लगा के फूका, बच्चे ने मुंह से मुंह लगा के फूका, किसी बात का कोई डर नहीं, लेकिन उनको बचा नहीं पाए। अब बहुत सा डर था कि किसी तरह उनके गार्जियन को घर में बताया गया कि स्थिति करता है। आप सोचिए सर, पोते का सपना लेके वो प्रयागराज शहर में था और वो खुद ही न रहे। आज वो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है और बड़ी खुशी होती है कि वो बहुत मेहनती है और वो एनडीए क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले अग्रसर है। वो दादाजी के सपने को पूरा करने वाला है, इस बात की हमें खुशी होती है। तो उनके गार्जियन ने पूरा सपोर्ट किया, बच्चे के गार्जियन ने, सर वो तो अनहोनी थी, हो गई तो क्या किया जा सकता है। उस बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है, रहना खाना मैंने सब फ्री कर दिया उसका। जो मेरे से बन सकता है सर, हो सकता है, मैं वो करता हूँ। रही बात इस एकेडमी की, तो मैं इस एकेडमी को एक अलग सा एक मिशन देना चाहता हूँ। मेरा एम भी क्लियर है कि मैं इस एकेडमी को इतना बड़ा बनाना चाहता हूँ कि बच्चा जब यहाँ से निकले तो सेना वालों को लगे कि वो कैडेट्स पॉइंट से तैयारी करके आया है, वहाँ से ट्रेंड होके आया है, इसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जब ये बात सेना वालों के मुंह से निकलेगी सर कि नहीं, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी से आया है, और तब हमें ये सुकून मिलेगा कि नहीं, हमारा जो सपना था वो पूरा हो रहा है। आज मैं लोगों के यहाँ जाता हूँ, लोग शहीद हो जाते हैं देश के लिए, देश के बच्चे हैं, वो इस मिट्टी के बच्चे हैं, उनको मेरे तरफ से जो सांत्वना होती है, जो भेंट होती है, वो मैं अपनी तरफ से देता हूँ। सर, इस पर एक प्रश्न आपसे और करना चाहूँगा। सर, अभी आपने किसी ऐसे ही शहीद को हाल ही में कुछ सांत्वना के रूप में दिया है, तो सर वो कौन थे वो लोग, या कौन ऐसा व्यक्ति था या कौन ऐसा सैनिक था जिसके घर आप गए थे? देखिए, ये वो शहीद हमारे माँ भारती का बेटा है जी, हमारे भारत माँ का जवान है जी, इस देश की शान है, इस तिरंगे की शान है जी। और वो बेटा तो अब इस देश में, इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अपने कर्तव्य को, अपने जीवन को, अपने प्राण को, अपने प्राण की आहुति को देकर भारत माँ की रक्षा की। यहीं इलाहाबाद से थोड़ी दूरी पर है सर उनका गांव, और हनुमानगंज के पास पड़ता है। मैं वहाँ गया, मिला उन लोगों से, जो भी मेरे से बन पड़ा सर 50,000 सांत्वना के नाम पे। वो मैं उतना सक्षम नहीं हूँ सर कि उनको मैं कुछ दे पाऊँ। मैं उस लायक नहीं कि उस माँ को, उस बीबी को, या फिर उनके पिताजी को मैं कुछ कह पाता और कुछ दे पाता। लेकिन मेरी तरफ से जो भी हुआ सर मदद, मैंने उनको दिया, किया, और उनको बहुत सांत्वना दी कि सर आपने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। मैं बच्चों से भी बोलता हूँ कि बेटा, उस बीबी से पूछो, उस पत्नी से पूछो जो अपने पति को इतनी कम उम्र में खो देती है, और वो गर्व, इतना छोटा सा शब्द, उस गर्व के सहारे वो पूरा जीवन बिता देती है सर कि मेरा ये पति इस देश के लिए कुछ किया है, वो गर्व होता है उसका। लेकिन मैं बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि बेटा, हमारे माँ और हमारे पिताजी को कुछ हो जाता है ना, तो हम कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, डेथ हो जाती है, भूल जाते हैं। लेकिन जब एक माँ का, एक पिता का जवान बेटा जब खत्म होता है ना और शहीद होता है ना, तो ऐसी कोई रात नहीं होती बेटा कि वो हंसते हुए सो पाए, कभी नहीं। तो ये सिचुएशन उनके साथ आती है और ये हमने फील किया है। तो वो माँ और वो पिता और वो बीबी को मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया इस देश के लिए कि वो देश के लिए कुछ कर पाया। ऐसा जवान को मैं सत नमन करता हूँ कि उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। और मैं क्या, जितने मौके आएंगे सर, मैं हमेशा हर जगह खड़ा रहूंगा। इवन अगर ये भी कोई मौका आया कि आपको देश के लिए कुछ करना है, लड़ना है, जान देनी है, तो हम उसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम वो हैं सर, हमारे भी खून में वो फौजी वाला रग हमेशा बना रहता है, खून दौड़ता है सर वो फौजी वाला। और ये मिसाल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी हमेशा रखेगी कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यहाँ कमाने के लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए है। हमारे पास किसान आते हैं सर, फौज में जाना कौन चाहता है सर? कभी कोई सुना है किसी राजा महाराजा का बच्चा फौज में जाना चाहता है? कभी आपने सुना है कि कोई डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर, उसका बच्चा फौज में जाना चाहता है? एक किसान का बेटा फौज में जाता है सर, दिन रात मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठता है, चने खा के दौड़ता है और दौड़ के चना गुड़ खाता है सर, अपनी स्टेमिना को मेंटेन करता है और फिर फौज की भर्ती की तैयारी करता है। भर्तियां नहीं आ रही, भर्तियां रुक गई। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, इससे पहले भी सिचुएशन हुई, भर्तियां रोक दी गई, भर्तियों के साथ एयरफोर्स का रिजल्ट रोक दिया गया, बहुत सारी सी समस्या आई। लेकिन हमारा बच्चा कहीं ना कहीं तो परेशान हो रहा है सर। तो ये किसान के बच्चे हैं सर, ये कुछ सपना लेकर आते हैं और ये करेंगे क्या? अगर आप इनको मौका ही नहीं दोगे तो आप वीर सैनिक पाओगे कहाँ से? कहाँ से आएंगे सर? यही लोग आते हैं। आप किसी राजा महाराजा के लड़के को लड़ते हुए आपने सुना है? उनकी कहानियां केवल इतिहास के पन्नों में आज मिलती हैं कि उन्होंने अपनी जायदाद, अपना घर बचाने के लिए, अपनी बीवी को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपना साम्राज्य बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी।
ठीक, उन्होंने आज देश के लिए बंदे शहीद होते हैं सर। तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी इन्हीं सब चीज़ों पे काम करती है, एक बेहतर कैरियर ऑप्शन लेके चलती, बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, फिजिकल एक्टिविटीज कराना, मेडिकल प्रॉपर फ्री में चेक कराना, बच्चों को फ्री मेडिकल दोनों टाइम बच्चों का मतलब फिजिकल देना, और क्लासेस 5-5 घंटे देना, साथ में अंग्रेजी बोलना सिखाना। ये सारे चैलेंजेस, एक दिन में 7-7 दिन बच्चों की क्लासेस चलती है, 7-7 घंटे क्लास चलती है, कोई किसी प्रकार की कोई छुट्टियां नहीं होती, ना मैं छुट्टी लेता हूँ सर और ना देता हूँ। सीधी सी बात, मैं बच्चों को बोल चुका हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ भी पर्सनल नहीं है, तो सीधी सी बात है, ना मैं चाहता हूँ कि छुट्टी लूं और ना मैं दूंगा, क्योंकि आपके सपने के साथ साथ आपके परिवार का भी सपना है आपके साथ जुड़ा हुआ है। और मैं ये भी बोलता हूँ कि उस माँ से पूछो जो आपके बिना सो नहीं पाती थी और उसने आपको इलाहाबाद भेज दिया। उस दादी से पूछो जो अपने पोते को सुबह उठ के देखती थी, पोता कहाँ गया। अपने बेटे और अपने बहू से ज्यादा प्यार उस बच्चे से, उस पोते से। उससे पूछो कि जब आप उसको छोड़कर यहाँ पर आए हो, ठीक, अपने पिताजी से पूछो कि बेटा ये सामान लेकर आना, वो सामान लेकर आना। आज जब वो बोलते होंगे तो अरे सोचते हो अरे मेरा बेटा तो शहर में पढ़ रहा है, वो तो कहते होंगे अरे अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। ठीक, तो उनसे पूछो ना सर। तो असल में आप करने क्या आए हो बेटा, वो आपको करना है। जिंदगी एक चैलेंज है, और अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट ना किया ना दोस्त, तो जीवन में कुछ नहीं किया। आप इस चीज को मान लो। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिंदगी एक बॉल है, ये समझ लो, ये कैरियर है। एक गई दूसरी आएगी, एक गई दूसरी आएगी, फिर एक जाएगी फिर दूसरी आएगी। लेकिन बता दे रहा हूँ, आपके जिंदगी के पीछे ना कोई कीपर है सर और ना ही स्टंप है, और आप एक बल्लेबाज हैं। ये समझ लो, यही जिंदगी आएगी, आप मारोगे कोई बात नहीं, निकल गई जान दो, फिर आएगी, फिर निकल गई जान दो। एक मौका ऐसा भी आएगा सर जो आपको एक बेहतर इंसान बना देगा। और एक चीज का दावा करता हूं कि जिंदगी में आपको एक मौका, वो ईश्वर, वो जिसको भी आप मानते हैं वो ईश्वर, ये हाथ की लकीरें या फिर आपकी किस्मत, आपको एक मौका जरूर देती है बेहतर बनने का। अगर उसी मौके को आपने बेहतर सही दिशा में संवारा और कर गए तो वही आपकी जिंदगी बदल देती है। सर एक प्रश्न और, अभी सर आपको हाल ही में दैनिक जागरण की तरफ से एक पुरस्कार मिला सर, उसके विषय में जानना चाहूंगा, कैसा पुरस्कार है वो? सर ये अचीवर अवार्ड होता है। और ये अचीवर अवार्ड जो है सर, जो अपने क्षेत्र में बेहतर करते हैं लोग, जैसे कुछ लोग मेडिकल से संबंधित थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वाले थे, कुछ लोगों को उनको अवार्ड दिया गया जो कोरोना काल में बेहतर किया उन्होंने। उसके साथ साथ मैं एजुकेशन से था, मुझे सम्मानित किया गया, क्योंकि एक ख्याति था और एक सिलेक्शंस का रेशियो। उसके साथ ही साथ मेन ये होता है कि सर आपने लोगों के लिए क्या किया। जी। तो वो लोग तो देख रहे थे ना। अब होता है कि हमारी सफलता को और कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये समझ में आता है कि वो देखता है और कुछ लोग और हैं जो देखते रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार ये व्यक्ति समाज के लिए कितना करता है, उन बच्चों के साथ। सर मैं भी एक डायरेक्टर बन के अपने घर पे आराम से बैठ सकता हूँ, मुझे भी लगेगा यार पैसा आ रहा है ना, रख लो भाई, क्या जरूरत इनके साथ फालतू में लगने की। लेकिन सर अगर मैं भी कर गया ना तो फिर कौन करेगा उस चीज को। तो दैनिक जागरण और माननीय पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के उन्होंने सम्मानित किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया वहाँ स्टेज पे खड़े होने का, बोलने का। और उन्होंने कहा कि आपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की, बेहतर कर रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप और बेहतर करें। बहुत सारे लोग थे सर, बड़े बिल्डर्स भी थे अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने एक अच्छा मुकाम पाया, उसके लिए उन्होंने सम्मानित किया। और मैं सर आप सबका आभारी हूँ कि मीडिया प्रबंधकों का आभारी हूँ कि आपने किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक अंतिम प्रश्न आपसे, सर जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, यहाँ तो खैर हर राज्य से दूर दूर से बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन सर मैं उनकी बात करना चाहूँगा जो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं और तैयारी का या सेना में जाने का एक सपना पाल बैठे हैं या पाले हुए हैं, तो उनको सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या करना चाहिए उनको, किस हिसाब से काम करना चाहिए जिससे कि उनका सपना पूरा हो सके? सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो सबसे पहले आपको मेहनत करना है बेटा, और आपका हार्ड वर्क, जब तक आपके माथे पे पसीना नहीं आता ना, तब तक आपकी किस्मत की लकीरें नहीं खुलेंगी दोस्त, इतना आप समझ लो। रही बात आपके प्रश्न की, तो मैं उसका उत्तर देता हूँ सर। आपको सबसे पहले बेटा, अगर आप किसके लिए आए हैं उसकी तैयारी आपको करनी है, और आप सेना के लिए आए हैं, किसी भी चीज़ की आप तैयारी करते हैं, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं, सबसे पहले आप होमवर्क करना सीखो। हम लोग क्या करते हैं, एक महीने आते हैं, खूब दिल लगा के पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे महीने दिल ही कहीं और लग जाता है। ये बच्चों के साथ एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो उम्र भी वही है ना, तो उम्र का जो एक तजुर्बा है वो सबको मिलता है, कहीं ना कहीं मुझे भी मिला।
इसीलिए थोड़ा सा समय लगा सफल होने में सर। लेकिन बेटा यही जो कमियां होती हैं वो आपको नीचे दबा देती हैं। हम मोबाइल फोन हमको मिलता है, उसका एक सही उपयोग भी है और उसका एक दुरुपयोग भी, लेकिन हमको मेहनत करना है और वो मेहनत का एक ही तरीका है सर, कोई शॉर्टकट नहीं है, तरीका एक ही है कि आप कुछ भी कर रहे हो उसका एक लिखित प्रमाण जरूर रखो। आप होमवर्क करो उस पर कि अगर आप, हम क्या करते हैं सर, बच्चे क्या करते हैं, सपोज एनडीए की तैयारी करना है तो बच्चों का एक पेपर मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का, जीएटी का। तो पहले पेपर उनको 120 क्वेश्चन के मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरे में इंग्लिश पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन का होता है, इंग्लिश पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है। अब हम पढ़ते कैसे, हमने क्या किया, इतिहास की बुक उठाई, हमने स्टार्ट कर दिया, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, पाषाण काल पढ़ा, ठीक है, उसके बाद सर हमने मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। हम किताब को पढ़ते ही ऐसे हैं कि किताब के शुरू से पढ़ते उसको खत्म कर देते, तब एक संतुष्टि होती, हमने तो पढ़ाई की, समझ रहे हैं। कभी ये नहीं देखते, उस पे ये नहीं जाते कि यार उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उससे उस साल में कितने प्रश्न पूछे गए, उससे मतलब नहीं। और हमारे शिक्षक भी इतने अच्छे हैं कि भाई साहब बस खींचे जा रहे हैं, वो भी इस चीज को नहीं देखते। इलाहाबाद की सब बहुत बड़ी समस्या है कि जो पुराने टीचर्स है या जो भी टीचर्स है ना, वो उस चीज को अपडेट नहीं करना चाहते। इस कोरोना ने लोगों को ये सिखा दिया कि अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आप खत्म है पूरी तरीके से। और लोगों ने फिर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया और बड़े बड़े योद्धा उसमें खत्म हो चुके हैं। सच्चाई ये है सर, क्योंकि नए नए बच्चे जो है वो अपडेट्स दे रहे हैं और जो अपडेट्स आप पढ़ा रहे हो ना वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप पुराने लोग पुराना फंडा लेकर आ रहे हैं, उसी को पढ़ा रहे हैं और अपडेट नहीं होना चाहते। तो मैं बच्चों आपको भी ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप अपना टीचिंग प्लान, अपना एग्जाम पैटर्न सबसे पहले देखें कि आपको पढ़ना क्या है। एक प्लान आप बना लो कि आपके इतिहास से, एंशिएंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए और मॉडर्न से कितने क्वेश्चन पूछेगा और मेडिवल से। अब आपको बताओ कि 2020 में सर इन तीनों चैप्टर से पूरे इतिहास से एक भी प्रश्न एनडीए नहीं पूछा और हमारा बच्चा पूरा पढ़ना चाहता है। बात कर लें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में कुछ ही प्रश्न ज्योग्राफी से होते हैं सर, 8-10 प्रश्न आ गए, कभी 6 प्रश्न आ गए, उसमें 3-4 टॉपिक फिक्स होते हैं सर, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 6-7 चैप्टर मिला लीजिए सर, इसी से प्रश्न आते हैं बस। लेकिन हमको क्या करना, पूरा पढ़ना है सर। बच्चे को वो भी पूरा पढ़ने के अलावा पापा 5,000 डाल देंगे क्या, कुछ किताबें लेनी है, किसी चीज बेटा ज्योग्राफी वाली पढ़ डाले, कुछ और पढ़ना है। अब हमको ये नहीं समझ में आता कि बच्चे को एग्जाम क्वालिफाई करना है या फिर आईएएस या पीसीएस का एग्जाम देना है। ये कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाता हूं मैं कि उसको करना क्या है, कि उसका तो ऐसा नहीं कि उसको एक स्कॉलर बनना है, रिसर्च करना है उस टॉपिक पे। भैया हमको केवल एग्जाम क्लियर करना, जिसलिए हमको यहाँ पर भेजा गया है। और एक छोटा सपना कितना छोटा हो या कितना बड़ा, सपना सपना होता है और उसको पूरा करने के लिए हमको पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो बेटा आपको मेहनत करना है और एक सही दिशा में करना है और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपको वही सिखाता है और वो हम आपको पहले पकड़ाते हैं कि बेटा केवल यही करना है। हम नहीं चाहते कि आप 6 महीने यहाँ पर रहें, अपना समय बर्बाद करें, अपने पिताजी का पैसा बर्बाद करें और उनका वहाँ हाथ बटाने वाला भी कोई ना हो। इससे अच्छा आप घर में बैठो, अगर आपसे नहीं हो सकता। जिम्मेदारी हमेशा, बच्चे मुझसे बोलते हैं सर 100% गारंटी सभी कोचिंग वाले लेते हैं, आप क्यों नहीं लेते हो? मैंने कहा भाई मैं 100% नहीं ले सकता, मेरे पास कोई ऐसा कैप्सूल नहीं कि मैं आपको खिला दूं और आप सिलेक्ट हो जाओ। अगलों के पास हो सकता है वो, लेकिन मेरे पास नहीं है सर। तो बेटा 70% इसलिए लेता हूँ कि 70% में गारंटी होती है क्वेश्चन फंसने की, 70% में गारंटी होती है कि हम प्रॉपर पूरा पढ़ाएंगे, 70% में गारंटी होती है कि हम रेगुलर रहेंगे। 30% क्यों छोड़ते हैं सर? 30% इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आपका रेगुलर रहना जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप रेगुलर नहीं रहे, हम जितना पढ़ा रहे हैं आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो फिर हम कितनी भी मेहनत कर लें, फिर एक हाथ से ताली तो नहीं बजती ना, कभी नहीं। तो ये सिचुएशन होती है कि आपको बराबर मेहनत करना पड़ेगा। और मेरा संदेश यही है कि जो सपना आप लेकर आए हैं उससे आपके अपनों के सपने जुड़े हुए हैं, आपके अपने माँ बाप के सपने जुड़े हुए हैं। किस परिस्थिति में हम पले बड़े वो हमको प्रॉपर याद रखना है, क्यों हम इलाहाबाद शहर आए हैं वो हमको याद रखना है। और जब ये आप याद रखोगे ना बेटा, तो फिर ग्रुप डी क्या हो, आईएएस पीसीएस हो या फिर एनडी हो, कोई भी एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर दो। यही संदेश है आप सबके लिए, आप सब सफल हो, आगे बढ़ें और अपने आयाम को प्राप्त करें। आपका जो एम है वो आप लें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और आप सबके लिए आशीर्वाद है कि आप वहाँ तक पहुँचे। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। और कुछ पूछना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र शर्मा सर, डायरेक्टर ऑफ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, और इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सारे प्रश्नों का बखूबी जवाब दिया। और ये ऐसी संस्था के आज डायरेक्टर हैं, ऐसी संस्था चला रहे हैं जो कि बच्चों के सपनों को साकार कर रही है। और स्पेशली वो बच्चे जो डिफेंस एकेडमी, डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं,
डिफेंस की तरफ रुख कर रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एनडीओ हो, चाहे सीडीएस हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो जानकारी है ये बहुत ही अच्छी लगी होगी, बड़ी रोचक लगी होगी। और अगर आप इस संस्थान में किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो उसका जो मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। आप जाके वहां पे इसको फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलता हूं फिर से कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ, किसी रोचक व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।